चलिए, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने अपना शासन जो था वो मजबूत किया था। तो हमने देखा था उन्होंने बहुत सारी जो है वो नई पॉलिसीज जो है वो लाई थी, इसके तहत उन्होंने अपना शासन मजबूत किया। जैसे एक था सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो कौन बताएगा सब्सिडरी अलायंस के बारे में भाई, जिसको आप क्या कहते हैं सब्सिडरी अलायंस को? और किस नाम से जानते हैं आप हिंदी में? बताइए, सब्सिडरी अलायंस को किस नाम से जानते हैं आप? क्या कहते हैं इसे हिंदी में? सर रिपीट कर पता है, दीजिए। सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में क्या कहते थे? पहले भी बताया मैंने, जब पढ़ा रहा था तब भी बताया था। सहायक संधि, याद आया? कौन बताएगा क्या थी सहायक संधि? सर तीन सहायक चीजें संधि में पूछूंगा। एक, अंग्रेजों सहायक संधि, फिर उसके बाद सर्वोच्चता की नीति, और फिर राज्य हड़प की नीति, जिसको अंग्रेजी में आप कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति। विलय नीति। विलय नीति। हाँ, राज्य हड़प नीति वो भी तो था। तो राज्य हड़प नीति क्या थी? सर अगर किसी राजा का सर अगर पुत्र किसी नहीं राजा है, का सर राजा का बेटा नहीं है तो अंग्रेज कंपनी अपनी जमीन अपने में मिला लेती थी अपनी फैक्ट्री के लिए। अगर राजा का दत्तक पुत्र है तो? यस सर, गोद लिया सर हुआ वो पुत्र सर नहीं मायने रखता। या सर उसको मान्य नहीं सर देते। गोद लिया हुआ कुछ पहले मायने क्या नहीं होता था हाँ, पहले राजा का पुत्र जो होता था अगर गोद लिया होता था तो उसको राज्य मिल जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हम रोज जो गोद लिए हुए पुत्र है यानी जो दत्तक पुत्र है उसको मान्यता नहीं देंगे, यस सर। राज्य अपने राज्य में मिला लेते थे। तो ये थी राज्य हड़प नीति। बहुत सारे राज्य इस तरीके से अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिए, जैसे झांसी था, संभल था, सतारा, इस प्रकार से। और जो था एक आपका, जिसको आप क्या कहते थे सहायक संधि, उसमें था, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सहायक संधि बताओ, सर कि कोई फटाफट राजा फिर हम अपनी आगे स्वतंत्र बढ़ेंगे। से सर कोई राजा अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी, उसको यह मानने पे बाध्य किया जाता था कि उसकी जो राज्य की रक्षा है वो अंग्रेजी सेना करेगी, और अंग्रेजी सेना का जो सारा खर्च है वो राज्य उठाएगा। अगर राज्य उस खर्च को उठाने में असक्षम हो जाता है, चूक जाता है, तो उसकी आधी जमीन या फिर कुछ जमीन हड़प ले जाती थी सर। हाँ, अंग्रेज उस राज्य की कुछ जमीन अपने राज्य में मिला लेते। ठीक है, एक और राज्य का उदाहरण है जिसको इन नीतियों के तहत हड़पा नहीं गया, उसके लिए एक नया बहाना ढूंढा गया। कौन सा राज्य था? अवध था सर, अवध कुशासन वाली अवध। व्यवस्था थी। अवध हड़पा था। क्या क्या बोला था अंग्रेजों ने? कि सर उसके जो शासक हैं उसके सर कुशासन वो वहाँ चल रहा है और गवर्नर उसकी जनता जनरल उससे परेशान ठीक है। से शासन नहीं कर रहा है। क्या शासन नहीं कर रहे हैं? सर जो अवध के शासक है उसका कुशासन चल रहा है सर, मतलब गलत शासन चल रहा है, उसकी जनता उससे परेशान है अवध के नवाब। गलत शासन के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा शब्द था वो? कुशासन। 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 हाँ, कुशासन मतलब खराब शासन। सर बुरा शासन। शासक जो है वो अच्छी तरीके से रूल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यस इसी सर। को हम क्या कहते हैं? कुशासन कहते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि भाई कुशासन चल रहा है वहां पे, कुशासन जो है, अब हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम सब चीजें ठीक करें। ऐसा करते हैं कि राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हैं, फिर हम सही से शासन करेंगे वहां पे, है ना। तो कुशासन की जगह कौन सा शासन आ जाएगा? सुशासन आ जाएगा। सुशासन मतलब सु मतलब अच्छा, ये यस सर। शासन। ठीक है। हाँ, तो अच्छा वाला शासन हम लाएंगे, इसलिए हम उस राज्य को अपने राज्य में मिला देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो हो गई बड़े शहरों और बड़े राज्यों की बात।
अब जो ग्रामीण इलाका है उस पर अंग्रेजों ने किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया कि शहरों, जो बड़े शहर हैं, जिससे व्यापार में तो मदद मिल रही है, लेकिन सारा सामान वगैरह कहाँ से आ रहा है? वो गाँव से आ रहा ग्रामीण है। क्षेत्र से। आज ग्रामीण क्षेत्र से, जैसे आज की आप देखें, आपका सारा दूध है ना, आपकी सब्जियां, ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, वो सब कहाँ से आता है? वो सारा का सारा रूरल एरिया से आता है, ग्रामीण क्षेत्र से आता है। चाहे वो अनाज हो या बाकी चीजें हो, वो सब ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है। तो अब अगर आपको जो है अपना शासन लंबे तौर पर चलाना है, ढेर सारा पैसा जो है वो इकट्ठा करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कीजिए। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने ये सारी चीजें जो है वो किस प्रकार की। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कंपनी दीवान बन गई, ये आप पहले भी जो है वो जान चुके हैं, है ना। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब ये बक्सर की लड़ाई होगी, है ना, 1764 में, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज जीत जाएंगे। लड़ाई जीतने के बाद क्या होगा? लड़ाई जीतने के बाद जो बंगाल की जो दीवानी है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो जाएगी। दीवानी का मतलब क्या होता है? सरकार इकट्ठा करने की पावर आ जाएगी। सरकार इकट्ठा कर सकते हैं। राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार। ठीक है, ये दीवानी कहलाता है। तो दीवानी अधिकार जो है वो कंपनी को प्राप्त हो जाएगा, यानी अब कंपनी जो है वो कर वसूल सकती है बंगाल से। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। बात की पूरी संभावना है कि घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी, यानी अब सारा पैसा किसके कंट्रोल में चला गया? बंगाल का। कंपनी को, कंपनी के पास। कंपनी के पास। आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। यस सर। हेलो सर आ रही आवाज? यस सर। चलो चलो चलो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सारा पैसे के ऊपर जो कंट्रोल था वो अब अंग्रेजों का हो गया। अब इस पैसे की मदद से वो बड़े सारे काम कर सकते हैं। अभी तक अंग्रेज भारत में जो कुछ भी सामान खरीद रहे थे तो उसके बदले में उनको सोना चांदी जो है वो देना पड़ता था। अब ये सोना चांदी आ कहाँ से रहा था? ब्राजील से। कहाँ से लाएंगे अंग्रेज? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से लाएंगे। ठीक है, सर, हाँ, इंग्लैंड से। अपने अपने ही देश से लाएंगे। कौन सा देश है उनका? इंग्लैंड है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अब तक जो भी चीजें खरीद रही थी, जितनी भी चीजें, चाहे वो मसाले हों या कोई अन्य सामान हो, कपड़े हों, इन सभी के बदले में जो है वो सोना चांदी उनको देना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा? अब स्थिति बदल जाएगी, उलट जाएगी। सर ये हमारे देश से ही खरीद कर हमारे देश में ही बेचेंगे। अब हम बोल रहे हैं, आप बोल लीजिए, है ना। अब स्थिति बदल गई। अब क्या स्थिति हो गई? अभी तक चीजें खरीदने के लिए वो पैसा मंगाते थे इंग्लैंड से। अब क्या हो गया? हमारा ही पैसा हम ही से लेकर हम ही से सामान खरीदेंगे, यानी कुल मिला के सामान उनको कैसे मिल गया? मुफ्त में मिल गया, है ना। यस सर। हम ही से पैसा लिया, यस सर। हम ही से सामान सस्ते दाम पर खरीदा और उसको जाकर विदेशों में महंगे दामों पर बेच दिया। पहला काम तो ये हो गया, यानी अब जरूरत जो सोना चांदी मंगाने की थी वो समाप्त हो गई।
यानी अब इंग्लैंड से सोना चांदी मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बल्कि भारत से पैसा कहाँ जाने लगा, इंग्लैंड जाने लगा। इंग्लैंड कहा गया, इंग्लैंड जाने लगा। हाँ, इसी को कहा गया ड्रेन इंग्लैंड। ऑफ वेल्थ। बेटा ये बीच में बोलना बंद कर दो, ठीक है। इंग्लैंड जो है इस प्रक्रिया को कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या कहा गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो पैसा था वो ड्रेन होने लगा, ठीक है, यहां से निकलकर इंग्लैंड जाने लगा, भारत से निकल। और भी बहुत सारे काम किए अंग्रेजों ने इसी पैसे से। इसी पैसे से उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की, किले बनवाए, भवन बनवाए और हम पर शासन किया, यानी हमारे ही पैसे का इस्तेमाल करके हमें को गुलाम बना दिया, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ें। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी जरूरतों की चीजें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा था कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। भारी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जैसे जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनकी अपनी सेना और लठैत होते थे, वो शासन चलाते थे। तो अब एकाएक अगर अंग्रेज शासन संभालने लगेंगे तो क्या होगा, ऐसे लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अंग्रेजों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, ना सिर्फ किस तरीके से वो पैसा इकट्ठा करेंगे, बल्कि कैसे उन लोगों को शांत करेंगे जो अभी तक शासन सत्ता चलाते आए थे। अब ये सब काम अंग्रेजों ने कैसे किया ये हम देखेंगे। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अब यहाँ पर बड़ी रोचक बात है, क्या कहा जा रहा है कि नियंत्रित करना तो आवश्यक है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है ऐसे लोगों को। कैसे लोगों को, जो पहले शासन सत्ता चला चुके हैं। भाई जो भी शासन या सत्ता का सुख भोग चुका है वही बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से उसकी सत्ता छिन जाए, सही नहीं चाहेगा। और अंग्रेज भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि सत्ता छीन ली जाए। क्यों अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते? क्योंकि अगर उनकी सत्ता छीन दी गई तो फिर वो षड्यंत्र रचेंगे, बदला लेंगे, विरोध करेंगे और इस प्रकार अंग्रेजों के लिए नई मुसीबत आ जाएगी। तो वो क्या चाहते थे, वही चाहते थे कि ऐसे लोग अंग्रेजों के लिए काम करना शुरू कर दें, यानी उनकी सत्ता को स्वीकार कर लें और ये समझ लें और ये मान लें कि वे अंग्रेजों के अधीन हैं। और अगर वो अंग्रेजों की बात मानेंगे तो ना सिर्फ उनका शासन जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, बल्कि अंग्रेजों की समस्या भी सुलझ जाएगी, उन्हें पैसा भी मिलने लगेगा और उनके सहयोगी भी तैयार हो जाएंगे। तो वो सहयोग जो है वो पाने की अपेक्षा रखते थे, लेकिन किसके साथ, नियंत्रण के साथ, कि मनमानी ना करें, हमारी बात माने, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है, अंग्रेजों के लिए भी और ऐसे बड़े लोगों के लिए भी। अंग्रेजों के लिए क्यों? क्योंकि उनकी समस्या सुलझ गई, और ये जो बड़े लोग थे जो अभी तक अपना शासन चलाते आए थे उनके लिए कैसे ये जो है विन सिचुएशन है, जीती हुई बाजी कैसे है? वो इस प्रकार से कि अंग्रेजों के आने के बाद उन्हें लग रहा था कि उनकी सत्ता छीन जाएगी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी सत्ता छीनी नहीं, बल्कि उन पर कुछ नियंत्रण स्थापित कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उससे आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। अब भाई भूमि राजस्व एक ऐसी चीज है जिसका आकलन आपको करना होता है। आकलन का मतलब समझते हैं? कौन बताएगा आकलन? हाँ, आकलन का मतलब अंदाजा लगाना, ठीक है। अंदाजा कैसे? आकलन का मतलब गणना करके और ये पता लगाना, टैक्स का इस्तेमाल करना। जैसे जमीन है, कितनी जमीन किसके पास है, कैसी जमीन है, ये आकलन हो गया, इसी को आकलन कहा जा रहा है ना। कि कितनी जमीन किसके पास है, जमीन कैसी है
और उस जमीन पर क्या उग रहा है और कितना उग रहा है। जब आपको यही पता नहीं होगा तब आप कर कैसे डिसाइड कर पाएंगे कितना टैक्स लेंगे। टैक्स लेने के लिए उसको आपकी मतलब आपको उसकी आमदनी तो पता होनी चाहिए। आमदनी कैसे पता करेंगे? आमदनी पता करने का यही तरीका है कि जमीन को नापिए, फिर जमीन को डिवाइड कीजिए कि जमीन अति उपजाऊ है कि उपजाऊ है कि बंजर है ना। फिर जमीन के हिसाब से 1 हेक्टेयर में या 1 बीघे में कितना अनाज उग रहा है वो भी पता होना चाहिए आपको। तभी तो आप कर डिसाइड कर पाएंगे कि आप 20% लेंगे, कि आप 30% लेंगे, कि आप 40% लेंगे या 50% लेंगे। तो यही आकलन कहा जा रहा है। तो कंपनी जो थी ये सब, अब ये जटिल प्रक्रिया है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक बहुत बड़े इलाके में ये पूरा काम करना पड़ेगा, रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा। तो बड़ा सरदर्दी वाला काम है। तो अंग्रेज सरदर्दी नहीं चाहते थे, वो अभी तैयार नहीं थे कि वो इस प्रकार की कोई प्रक्रिया अपनाएं। वो सिर्फ चाहते थे कि बस उनको पैसा मिलता रहे। ठीक है, वो प्रशासन, ये काम किसका होता है? प्रशासन का होता है। तो वो प्रशासन करने में अभी इच्छुक नहीं थे, इसीलिए वो हिचकिचा रहे हैं कोई भी व्यवस्था करने से। उनकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। इसी कारण 5 साल के भीतर कंपनी बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ रही थी। यानी जबरदस्ती ही चीजें उनको बेचनी पड़ती थी बड़े सस्ते दामों में। तो अब घाटे का सौदा कौन करेगा? इसलिए बहुत सारे लोग अपना काम छोड़ छोड़कर भागने लगे। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। फिर क्या होगा? ऐसी स्थितियां आ गई कि कारीगर काम नहीं कर पा रहे, किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे। अब ऐसी ही स्थिति में 1770 में एक अकाल जो है वो पड़ेगा। अकाल मतलब कि बारिश नहीं होगी प्रॉपर। जब अच्छी बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे करेंगे? तो खेती हो जाएगी चौपट। ठीक है, और इसी सिचुएशन को कहा जाता है अकाल, फेमाइन जिसको कहते हैं, जिसमें भूख से बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते हैं। तो 1770 में अकाल पड़ा और इसमें 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। एक बहुत बड़ी संख्या है, खासकर उस टाइम में। आज हमारी आबादी बहुत बड़ी है तो 1 करोड़ की संख्या बड़ी कम लगती है। हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से ऊपर है। हमें लगता है 1 करोड़ तो बड़ा ही कम परसेंटेज है, 1% भी नहीं हुआ आबादी का। आप इसको इस बात से समझिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब लगभग जो है वो 35 करोड़ के आसपास हमारी आबादी हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1770 में तो इतनी भी आबादी नहीं होगी। उस हिसाब से अगर आप देखें तो 1 करोड़ लोगों का मारा जाना अकाल में बहुत बड़ी संख्या है। इस अकाल में लगभग बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई। ठीक है, अब बात आएगी खेती में सुधार की जरूरत की। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली चीज ये है कि प्रशासन बिना पैसे के नहीं चल सकता, कि बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी व्यवस्था करनी होती है, उस सभी काम के लिए पैसे की जरूरत होती है। आपको प्रशासन चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा कहाँ से आएगा? पैसे का मुख्य स्रोत है भूमि कर। ठीक है, या भू राजस्व जिसको आप कहते हैं, यानी किसानों से जो लगान वसूल किया जा रहा है वही मुख्य आधार है राजस्व व्यवस्था का। तो अब अगर खेती ही सही प्रकार से नहीं होगी तो किसानों के पास पैसा कहाँ से आएगा? और जब किसानों के पास पैसा नहीं आएगा तो वो लगान कैसे चुकाएंगे? अब जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि खेती को जो है उसमें सुधार किया जाए। तो अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? बिल्कुल नहीं रह सकती थी।
अगर अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी तो पैसा कहाँ से मिलेगा अंग्रेजों को। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को ये लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। ये काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। अब ये सुधार प्रक्रिया जो है वो कैसे की जाएगी, क्या तरीके हम अपनाएंगे, क्या व्यवस्था बनाएंगे जिससे खेती में सुधार होगा। तो इन्हीं तरीकों पर 20 साल तक बहस चलेगी। 2 दशक, 1 दशक मतलब 10 साल, तो 2 दशक मतलब 20 साल, 20 साल तक बहस चलेगी। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। तो अब हम पहली व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिस व्यवस्था का नाम था स्थायी बंदोबस्त, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या है? पहली बात है कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा जाएगा। तो 2 बातें हमने डिस्कस की कि जो राजा थे और जो ताल्लुकदार थे, जो ताल्लुक यानी इलाका होता है एक बड़ा, उसके मालिक थे, उनको एक नया शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, इसको कहा गया जमींदार। ठीक है, उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब इनका काम क्या है जमींदारों का? जमींदारों का काम यह है कि जितनी भी जमीन है और जो उस जमीन को जोत रहा है, यानी जो किसान है, उन किसानों से लगान वसूलेंगे और वसूल करके किसको जमा कर देंगे? कंपनी में जमा कर देंगे। ठीक है, ये काम जो राजा थे और जो ताल्लुकदार थे उनको मिला, यानी जो नए जमींदार बने उनको ये काम दिया जाएगा। 2 बातें हो गई। पहली बात, राजा और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरी बात, उनको जो है वो क्या करना है? उनको किसानों से लगान वसूलना है और कंपनी में राजस्व जमा कर देना है। अब हम तीसरी बात करेंगे, जो राशि चुकाई जा रही है वो स्थायी रूप से तय कर दी गई। यानी कि अगर हमने आपसे कहा कि आपका 100 रुपए की आमदनी हो रही है, तो जो है वो 50 रुपए आप हमारे खाते में जमा कर दो। अब आगे भविष्य में ना रकम घटेगी ना रकम बढ़ेगी। अब हर वर्ष आपको क्या करना पड़ेगा? 50 रुपए हमारे अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो राशि तय की गई थी, यानी जो राजस्व तय किया गया था, वो स्थायी था। 3 बातें हो गई। पहली बात, राजा ताल्लुकदार को जमींदार बनाया गया। दूसरी बात, जमींदारों को जो है जमींदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो जो लगान है किसानों से वसूल कर कंपनी में जमा करेंगे। तीसरी बात, जो राजस्व निर्धारित किया गया वो स्थायी था, है ना। इसका मतलब था कि भविष्य में वो रकम कभी भी बढ़ेगी नहीं। चौथी बात करते हैं। अब अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अब ये क्या बात थी? ये बात है कि लगान तो फिक्स हो गया है ना। अब जमींदार क्या सोचेगा? जमींदार यही सोचेगा कि अगर हम खेती में सुधार करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजों को तो इसकी रकम ही देनी है। तो अगर हम अपनी खेती में सुधार करेंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे तो अंग्रेजों को एक हिस्सा देकर हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार खेती में सुधार करने की गुंजाइश बचेगी। उन्हें लगता था कि कोई राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो व्यवस्था थी तो समस्याएं क्या थी। तो 3-4 पॉइंट हमने व्यवस्था पे डिस्कस किए कि राजा और ताल्लुकदारों को जमींदार बनाया गया। उनको दूसरी बात की उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो किसानों से लगान वसूल कर और कंपनी में जमा करेंगे। तीसरी बात थी कि ये जो लगान था ये फिक्स था, ये भविष्य में कभी नहीं बढ़ेगा। और चौथी बात, अंग्रेजों को लगा कि इससे जमींदार जो है वो जमीन में सुधार करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे और इस प्रकार से अंग्रेजों को लगातार जो है वो राजस्व अपना मिलता रहेगा और जमींदार भी फायदे में रहेंगे। अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि समस्या क्या थी इस स्थायी बंदोबस्त में।
तो पढ़ते हैं इसको जरा। मगर स्थायी बंदोबस्त में भी समस्या थी। क्या समस्या थी? पहली बात, कंपनी के अफसरों ने पाया कि जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। क्यों खर्चा नहीं कर रहे हैं? खर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जमींदार जो है वो सीधे तौर पर जमीन से जुड़ा हुआ तो है नहीं, है ना। जब तक जमींदार जो है वो किसानों से लगान वसूल कर सकता है, उसे जमीन में सुधार करने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या करेगा? किसानों से मार मार कर, पीट पीट कर वो सारा पैसा वसूल कर लेगा। जब तक जमींदार ये काम कर सकता है, वो क्यों भूमि में सुधार करेगा? ठीक है। तो अफसरों ने क्या पाया कि जमींदार जो थे वो जमीन में सुधार के लिए ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। दूसरी बात आ गई। पहली बात तो ये थी कि जमींदार जो है वो खर्चा ही नहीं कर रहे हैं जमीन में सुधार के लिए। दूसरी बात, लगान की रकम बहुत ज्यादा है। इतना लगान जो है वो जमा कर रहे हैं कि जमींदारों को उनके लिए पैसा ही नहीं बच रहा है। जो जमींदार, तीसरा पॉइंट हो गया, जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ होते थे, जो समय पर राजस्व नहीं चुका पाते थे, उनसे उनकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। उससे मतलब उन लोगों से उनकी जमीन छीन कर और उसको नीलाम कर दिया जाता था। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। कंपनी को क्यों कोई फायदा नहीं होगा? क्योंकि कंपनी ने क्या किया है? भविष्य के लिए लगान फिक्स कर दिया है। इसलिए आगे जब जो है वो व्यापार बढ़ेगा, हालात बदलेंगे, बाजार में कीमतें बढ़ेंगी, तो इसका फायदा जमींदारों को मिलेगा, अंग्रेजों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तो लगान की रकम फिक्स कर दी है। तो जब बाजार में चीजों के दाम बढ़ेंगे तो उसका फायदा जमींदारों को होगा, कंपनी को नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी ने लगान फिक्स कर दिया और भविष्य में वो उस लगान को बढ़ा नहीं सकती है। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे, जो बचे रह गए थे। अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। ठीक है ना। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक वो किसान से लगान वसूल सकते हैं, कैसे भी, चाहे वो ताकत से हो या किसी और तरीके से, तो जब तक वो किसानों से लगान वसूल सकते हैं तब तक उन्हें भूमि में सुधार करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करते थे? किसानों से जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करते थे। अब इस स्थिति में क्या होगा? देखो, कंपनी को भी नुकसान हो रहा है और किसानों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। एक तो उन्हें बहुत ज्यादा लगान देना पड़ रहा है, दूसरा जमींदार उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं, उनको मारते पीटते हैं और उनसे और भी अधिक पैसा वसूल करते हैं। अब जैसे एक मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक किसान जो है, मान लेते हैं कि वो अपनी जमीन से 1000 रुपए की लागत, मतलब 1000 रुपए वैल्यू का जो उसका मूल्य है, उसका उत्पादन कर रहा है। बाजार में जो भी वो उत्पादन कर रहा है उसका मूल्य 1000 है। तब उसका आधा तो अंग्रेज को, एक मोटा एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं, तो उसका आधा अंग्रेजों को दे दिया, 50%। तो जमींदार को क्या मिला? आपको क्या लगता है कि जमींदार से 50% लेगा किसानों से? नहीं, वो क्या करेगा? तो 80-90% वसूल करेगा। यानी वो 800-900 रुपया ले लेगा मार्केट के, और क्या करेगा? 500 रुपए कंपनी को दे देगा, बाकी पैसा उसकी जेब में चला जाएगा। और किसान के पास क्या बचा? बमुश्किल थोड़े से पैसे। अब इसी पैसे से उन्हें किसे साल भर अपना खर्चा भी चलाना है और जमीन में निवेश भी करना है। खेती एक ऐसी चीज है जिसमें इनपुट बहुत लगता है, यानी निवेश बहुत ज्यादा लगता है। क्या चाहिए? बीज चाहिए, है ना, खाद चाहिए, तमाम और चीजें वो चाहिए, कीटनाशक चाहिए। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? फिर बारिश का भी कोई भरोसा नहीं, ठीक है। और अगर वो पैसा नहीं चुकाएगा तो जमींदार उससे जमीन छीन लेगा, उसको भगा देगा। किसानों की हालत बद से बदतर हो गई।
दूसरी तरफ गांव में किसानों को व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज्यादा था और जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। यानी अगर लगान नहीं दे पाएगा किसान तो उसकी जमीन जमींदारों से छीन लेगा। लगान चुकाने के लिए अक्सर वो क्या करता था, महाजन से कर्जा वो लेता था। महाजन और साहूकार, कई धन्ना सेठ लोग, इनसे वो क्या करता था, किसान कर्जा लेता था। और अब कर्जा तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो लगाया जाता था, जिसको कहते हैं ब्याज। और उनकी ब्याज दर पर ये महाजन जो थे वो उनको कर्जा देते थे किसानों को। और एक बार भी जिस भी किसान ने कर्जा ले लिया वो कभी अपने जीवन में उस कर्जे को नहीं चुका पाता था। जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं कर्जे का। 5% या 5 रुपए सैकड़ा जिसको आप कहते हो, ठीक है। 5 रुपए सैकड़ा ये जो ब्याज है इसका क्या अर्थ हो गया, 5% पर महीना 100 रुपए पर, तो कितना निकल आएगा ये 5% 100 रुपए हर महीने कितना रुपया हो गया, 5 रुपया। यस सर, ठीक है, अगर वापस करें हर महीना 5 रुपया हो गया। तो साल के कितने महीने, 12 महीने। 5 का 12 से गुणा कर लो, कितना हो गया, 60 रुपया हो गया। 60 रुपए। अगर अब अगर मोटा मोटा इसका कैलकुलेशन करें तो हमने उधार दिया था 100 रुपए, साल के अंत में ये कितना बन गया सर, 160 रुपया ब्याज, है ना। 60 रुपया ब्याज हो गया और 100 रुपया मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको आप कहते हो। तो 160 रुपए कुल उसको वापस देने हैं। तो अब दे पाएगा ये बताइए? नो सर। 100 रुपए पे 60 रुपया ब्याज हो गया, यस। कैसे वापस देगा? मान लो किसी ने 10,000 रुपए दिया है, ठीक है, तो 6,000 रुपए तो उसका ब्याज हो गया साल का, कैसे जमा कर पाएगा? 16,000 रुपए दे ले। यस। तो चूंकि ब्याज की रकम बहुत ज्यादा है तो वो कभी वापस ही नहीं दे पाएगा, और वापस नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जमीन उसके हाथ है भाई, जमीन उसके हाथ से चली जाएगी। तो ये जो आपने व्यवस्था देखी, इस व्यवस्था को कहा गया स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, बंदोबस्त की शर्तें हमने देखी थी, हम फिर से एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं इसको। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहली बात क्या थी, राजाओं ताल्लुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। दूसरी बात क्या थी, राजा ताल्लुकदार जो है किसानों से लगान वसूल करेंगे, कहाँ जमा करेंगे, कंपनी को जमा करेंगे। तीसरी बात क्या थी, कंपनी में तीसरी बात क्या थी, सर जो कर की रकम है वो स्थायी रहेगी, भविष्य में बढ़ाई नहीं जा सकेगी। यस, जो कर की रकम है वो स्थायी होगी, वो भविष्य में नहीं बढ़ेगी, बढ़ाई नहीं। यस सर। और चौथा पॉइंट कोई बताएगा? यस सर, उन लोग से जमीन छीन जाती है, कारण विफल हो जाते थे चुकाने में खर्च। अंग्रेजों को ये लगता था इससे जमींदारों को प्रोत्साहन मिलेगा सर जमीन में सुधार करने के लिए। यस यस, क्योंकि राजस्व जो है वो फिक्स है ना, इसलिए अंग्रेजों को लगा कि क्या होगा, सर जमींदार खेती व्यवस्था में सुधार करेंगे। यस, खेती में सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे स्थायी बंदोबस्त के। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अब इसमें समस्याएं क्या आ गई? पहली बात लगान की रकम बहुत ज्यादा थी। ठीक है, दूसरी बात जो है समस्या हो रही थी जमींदारों को लगान जो है वो चुकाने में, वो भूमि में खड़ा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लगान की दर बहुत ज्यादा थी, और अगर वो समय पर लगान नहीं चुका पाते थे तो जमीन उनसे छीन जाती थी, जमींदारों से छीन लिया। यानी अब ये देखिए, जमींदारों पर डंडा पड़ेगा तो वो डंडा कहाँ बरसाएगा? किसानों पर। यस, ये देखिए व्यवस्था है, ऊपर से डंडा पड़ेगा नीचे, नीचे से डंडा पड़ेगा नीचे, और फिर वो डंडा नीचे जाएगा। यस सर। अब जैसे भाई कोई आदेश आता है ऊपर से, अब जैसे हम अपने स्कूल में बात कर लेते हैं,
अगर ऊपर से कोई आदेश आया तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? प्रिंसिपल साहब के पास। प्रिंसिपल साहब जो है उस आदेश को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको? टीचर्स को। टीचर्स वो आदेश किस पे लागू कर देंगे? स्टूडेंट्स पे। हम ऊपर पर से डंडा पड़ा तो वो डंडा कहाँ तक गया, इसको ऐसे ही समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेजों ने डंडा किस पे चलाया? राजाओं ताल्लुकदारों पे। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुमको हम निकाल देंगे, तुम पैसा नहीं दोगे। अब जमींदार क्या करेगा? किसानों से मार के पीट के उनसे पैसा वसूल करेगा। यस सर। ये समस्याएं हैं। तो इससे क्या होगा? किसानों की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अच्छा, कुछ समय पश्चात जब हालात बदलेंगे, चीजों के दाम बढ़ेंगे, तो जमींदारों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। मजा आ जाएगा जमींदार, कैसे बल्ले बल्ले हो जाएगी? चीजों के दाम बढ़ गए, राजस्व फिक्स है, ज्यादा कर वसूल होगा। यस सर। तो वो क्या कर रहा है? पहले से ही ज्यादा कर वसूल रहा है किसानों से। हमने जैसे उदाहरण दिया कि अगर 1000 रुपया वैल्यू ज्यादा है, कर वसूल। यस सर, और कंपनी वही लेगी जो फिक्स था। हाँ, जो फिक्स था, जो बढ़ी हुई रकम है वो किसके पास चली जाएगी? जमींदारों के जमींदार के पास। ये कुछ। यस, तो किसानों की स्थिति खराब थी, है ना, और क्या क्या परेशानियां थी ये हमने देख लिया। अब हम कल जो है वो एक नई व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ लीजिएगा और डेली नोट्स बनाइए, मैं आपको कह रहा हूँ, वरना फिर आप चीजें भूलते जाएंगे। इसलिए डेली नोट्स बनाइए, कहीं किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है हम फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? यस सर। तो मेरा यही कहना है, डेली नोट्स बनाइए, डेली पढ़िए, है ना? यस सर। और लिखते जाइए साथ साथ, तो फिर आपको भी आसानी रहेगी। और जो टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। कल फिर हम एक नई व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था। अभी हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट, जिसको कहा गया स्थायी बंदोबस्त। और ये ध्यान रखिए कि एग्जाम में ये व्यवस्थाएं, 3 व्यवस्थाएं हैं, एक हम पढ़ चुके हैं, स्थायी बंदोबस्त। अब हम कल पढ़ेंगे महालवाड़ी, और जिसको और उसके बाद एक और व्यवस्था है जिसको कहते थे रैयतवाड़ी। 2 व्यवस्थाएं हमें अभी और पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो 3 व्यवस्थाएं, एक स्थायी बंदोबस्त है, एक स्थायी बंदोबस्त हो गया, महालवाड़ी व्यवस्था हो गई, और आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई। ये 3 व्यवस्थाओं में से कोई एक व्यवस्था हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में। व्यवस्था क्या थी, उसकी समस्याएं क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। यस सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।